बेसिकली जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो हमें तीन टाइप्स में पढ़ना होता है। तीन टाइप के मोशन अंडर ग्रेविटी हमें जनरली दिखाई देते हैं। कौन कौन से? हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। आई कुलदीप सिंह वेलकम यू अगेन ऑन दिस ब्यूटीफुल सा चैनल ऑफ स्मार्ट अचीवर्स। आज हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 आ चुका है, लेकिन ये किस के लिए डिजाइंड है? ये होने वाला है आज मोशन अंडर ग्रेविटी। एग्जैक्टली आपको याद होगा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही हमारा एक मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट होता है। उसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं, कहां कहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी लगा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पहले तो लेक्चर में एंट्री करने से पहले हम ये जान लें कि आज के इस सेशन से सर हमें सीखने को क्या क्या मिलने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू जी। डेफिनेटली अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले तो समझना होगा दैट व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वो क्या है? वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसी को हम जी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो है इंट्रोडक्शन टू जी करेंगे, यानी कि क्या होता है ये, कहां से आता है ये, और उसके बाद में फिर हम एक साइन कन्वेंशन को भी पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन डेफिनेटली हमें यहां पर पता होना चाहिए कि क्या साइन हम किस चीज को कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, तो वो हमें जानना होगा आज के इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में जितने टाइप्स पॉसिबल हैं उन सभी को एक अलग अलग करके आपके सामने बाइफरकेट कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि कहां कहां पर कौन कौन से टाइप्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पॉसिबल होती है। उसके बाद में सिमेट्री ऑफ मोशन। डेफिनेटली कि ये जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक है उसमें एक सिमेट्री भी अप्लाई होती है। इस सिमेट्री को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना पेन एंड पेपर उठाए बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली आपको पता ही है कि हमारे लेक्चर में PYQs भी होते हैं। तो आप, आई होप आपको लेक्चर का पूरा क्रक्स समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। अब आप अपना पेन एंड कॉपी दोनों उठाइए और इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ जाइए। So let's see what is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Basically आप लोगों को पता होगा कि अर्थ जो है उसके सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सरफेस या फिर सरफेस से कुछ हाइट पर, उन सभी पर एक फोर्स अप्लाई करता है। उसी फोर्स की वजह से acceleration due to gravity G आता है। इसका मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकॉल करा दूं कि मैं अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है लेट्स से m और वो अर्थ सरफेस के पास में है, अर्थ के पास में है, तो मैं मान सकता हूं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो अर्थ से ऑलमोस्ट नियरली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ होगी। यस और नो? मतलब क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के पास उसके सरफेस पे हैं, सरफेस से कुछ हाइट पर हैं, एक सिग्निफिकेंट हाइट पर हैं, तो उनको मैं मान सकता हूं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होने वाली है। तो अगर मैं इस पर फोर्स की बात करूं तो फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच इज ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मान सकता हूं ना मैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मैं एक सिग्निफिकेंटली मान रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो फोर्स को मैं न्यूटन सेकंड लॉ से m इंटू a के बराबर रख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज गोइंग टू बी Gmm अपॉन r स्क्वायर। Of course, this m is the mass of the earth, r is the radius of the earth. इस m ने इस m को मार दिया और इसी a को मैं acceleration due to gravity g बोलता हूं। तो यहां से g is going to be g capital M upon r square, right? अब आपको पता होगा that mass of the earth यानी m की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? Can you recall this? This is 6 into 10 raised to the power 24 kg। इतना ज्यादा मैसिव हमारा अर्थ है। उसके बाद में व्हाट इज जी? जी की वैल्यू भी आपको याद होगी 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द जी। ऑन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर। अगर ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जी की वैल्यू
जी की वैल्यू विच विल बी इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो आ किसकी वजह से रहा है, वो आ रहा है जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगा रही है, और फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है विच इज जी, उसका ओरिजिन क्या है वो हमने यहां पर देखा कि सर उसका ओरिजिन बेसिकली द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बेशक उनको ऊपर की तरफ उछाला जाएगा, तो आप ये मत समझना कि ये अर्थ से दूर चले जा रहे हैं। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है जिस तक वो जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि उन पर जो जी लग रहा है उसकी वैल्यू ये होने वाली है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमको साइन कन्वेंशन को पढ़ना है। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? देखिए, हम यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ये जी की बात की गई, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव लें या इसको नेगेटिव लें, कभी वो पॉजिटिव बोलते हैं कभी नेगेटिव बोलते हैं, डिफरेंट उन्होंने अपने अपने जैसा भी टीचर्स ने बताया होता है उस हिसाब से वो लोग फॉलो करते हैं। बट मैं आज आपको एक ऐसा साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं जिसको कि अगर आपने फॉलो किया तो कभी भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। कैसा साइन कन्वेंशन है? देखिए, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारे को ये पता है कि ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, जिसे हम वाई बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हमारी जो मोशन है वो वर्टिकल एक्सिस में होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन द वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस में जो मोशन हो रही है उसको करने के लिए मैं इस बात को मानूं कि जो ऊपर की तरफ की जो डायरेक्शन है इसे मैं पॉजिटिव बोलता हूं, आपको पता होगा, और जो नीचे की तरफ की डायरेक्शन होती है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। यस और नो? ये होता है कि ऊपर की तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम साइन कन्वेंशन में जो भी क्वांटिटीज के हमें साइन की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन की। जो एक्सेलरेशन है इस मोशन में विच इज जी, तो एक्सेलरेशन का साइन जो होगा वो हम हमेशा देखते हैं कि अर्थ जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स लगा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड वो फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही होने वाला है। जी जो होगा, अगर मैं इसको सरफेस ऑफ द अर्थ मान रहा हूं तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमारा हमेशा इसको मैं नेगेटिव लूंगा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक बात है, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में और कौन सी चीज हमें पढ़नी होती है? और हमें पढ़नी होगी यहां पर क्या, हमारे को वेलोसिटी का साइन भी पता होना चाहिए। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी दो टाइप से हो सकती है। कभी तो हम ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उछालेंगे और कभी नीचे की तरफ वो आएंगे, मतलब उनकी मोशन दो टाइप से होगी, ऊपर जाने की और नीचे आने की। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, तो वेलोसिटी उसकी जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा यानी डाउनवर्ड मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन में जो वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव लेंगे ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड मोशन में जब भी डाउनवर्ड मोशन होगी उसमें हम वेलोसिटी को नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये वर्टिकल वाली जो लाइन है इसको रेफरेंस मान रहे हैं। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक बात है। अब देखिए, तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा भाई साहब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पे हमें फोकस करना है। अब डिस्प्लेसमेंट में भी अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनिशियल पोजीशन नीचे की तरफ, फाइनल पोजीशन ऊपर की तरफ। आप वेक्टर बनाओगे तो उसका साइन ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड मोशन में तो वो रहेगा पॉजिटिव। अगर मैं बात करूंगा अपवर्ड मोशन हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड मोशन हो रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बात समझ पा रहे हैं आप लोग?
कि इस तरीके से आपको तीन चीजों के साइन को ध्यान रखना है, एक तो एक्सेलरेशन g, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे यहां पर, u से या v से, जिससे भी डिनोट करेंगे आगे, और डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हाइट से, मतलब बेसिकली इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल एक्सिस के है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग है, तो उसको हम हाइट से या h से डिनोट करेंगे। तो ये बात आप जरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। एक्सेलरेशन g हम ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो वेलोसिटी u है वो अपवर्ड मोशन में पॉजिटिव ली जाएगी, डाउनवर्ड मोशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट है, अपवर्ड मोशन अगर हो रहा होगा तो पॉजिटिव रखा जाएगा, डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा तो नेगेटिव रखा जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से साइन कन्वेंशन अपना चूज कर लिया है। अब इस साइन कन्वेंशन के साथ हम सारे के सारे टाइप की मोशन को बड़े ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो देखिए, अब मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो हमें तीन टाइप्स में पढ़ना होता है। तीन टाइप के मोशन अंडर ग्रेविटी हमें जनरली दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को अब समझना है, क्योंकि अब लेक्चर फ्लो में आ चुका है, और फ्लो में आने के बाद आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि लेक्चर को आप बीच में छोड़ो या फिर इसके किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस करो। ग्राउंड टू ग्राउंड आप एकदम शानदार तरीके से शांति से बने रहिए और देखिए कि आपका कैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हम उसको ग्राउंड से और ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी दे करके फेंकेंगे, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा और जाने के बाद लौट के वापस यहीं पर ही गिर जाएगा। ठीक है, ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे ही वापस आ जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड टू ग्राउंड। ये अपनी एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा डेफिनेटली, और वहां पर जाने के बाद वो वापस नीचे आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड टू ग्राउंड। अब इसमें क्या क्या सीखना होता है वो हम डेफिनेटली इसको अलग अलग करके देखेंगे, तब हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हमको सीखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, कैसे? ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। जो ऑब्जेक्ट है उसको किसी भी बिल्डिंग, किसी भी टावर पे हम चढ़ जाएंगे और वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 देकर के उसको हम गिरा देंगे, और गिरने के बाद वो ग्राउंड पर आ जाएगा। तो इसमें भी हमें कुछ पैरामीटर्स इस मोशन के पढ़ने होंगे डेफिनेटली, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने हैं। और उसके बाद तीसरा केस है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे फ्रॉम सम हाइट। प्रोजेक्ट फ्रॉम सम हाइट, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे पास अब हम किसी बिल्डिंग पर गए, वहां पर ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी देकर के प्रोजेक्ट करने का मतलब है थ्रो करना। थ्रो करना के मतलब एक तो मैं उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर सकता हूं और दूसरा नीचे की तरफ थ्रो कर सकता हूं। ठीक है, इस टाइप के हमारे ये मोशन अंडर ग्रेविटी के ये तीन केस पॉसिबल हैं। ये वाला केस, इसमें नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दी, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर वापस नीचे आके ग्राउंड पे ही गिर गया, इसलिए बोल रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। इस वाले केस में ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, हम ऊपर गए बिल्डिंग के और ऊपर पे जाने के बाद सिर्फ उसको छोड़ दिया, हमने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, हमने यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिर्फ छोड़ दिया नीचे वेलोसिटी दे करके, तो वो सीधा ऊपर से नीचे गिर गया। और तीसरे केस में क्या, उसी टॉप बिल्डिंग पर हमने एक केस में ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया और दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो किया। तो थ्रो में और ड्रॉप में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखना, और थ्रो का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी का होना। अब देखिए, इस वाले केस में ग्राउंड टू ग्राउंड को, ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट को एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम सम हाइट, ये केस पॉसिबल है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों केसेस को अच्छे से समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट करने होते हैं और कैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट केस विच इज ग्राउंड टू ग्राउंड, G2G। इसको हम G2G भी बोलते हैं कि ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पर ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि लेट्स से मेरे पास में कोई बॉल है
ऑफ कोर्स ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है। अब यहां पर मैंने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया, कितना u देने के बाद ये ऊपर जाता है जाता है और यहां पर जाने के बाद रुक के वापस से फिर ये नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, ये हमारा केस होता है। ये ऑब्वियसली आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, प्रोजेक्ट ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया, अपनी किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, इसको हम एच मैक्स बोलते हैं कि ये कहां पे गया, अपनी मैक्सिमम हाइट पे, और उसके बाद वापस वो गिरने लगा। और यहां जाने के बाद आपको पता होगा कि जब ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और ऑब्जेक्ट मोमेंटेरिली रेस्ट पर होता है, मोमेंटेरिली रेस्ट पर होता है, यानी बहुत छोटे से टाइम के लिए वो रेस्ट पर होता है। ठीक है, अब इस पूरे मोशन के दौरान इसका जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जैसा कि मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा होता है। g यहां पर भी अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट पर g नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैंने बताया था कि जब भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव, और इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं और हमें कुछ यूज करना पड़े तो उसको हम नेगेटिव रखेंगे। समझ में आ रही है बात? अब इसमें देखो हमारा इंटरेस्ट किन किन बातों में है कि मैं इस वाले केस में क्या क्या 2 बातें जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि एक तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऑब्जेक्ट कितनी देर तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऑब्जेक्ट को मान लो हमने नीचे u वेलोसिटी से थ्रो किया, वापस जब आकर के गिरा है तो उस कंडीशन में उस पूरे के पूरे इस मोशन में टाइम कितना लगा है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने कहा अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो जरा फोकस करो सिर्फ वर्टिकल मोशन पे। वर्टिकल मोशन पे अगर आपने फोकस किया तो अगर आप देखोगे कि आपने नीचे से ऑब्जेक्ट को फेंका और वापस वो नीचे जमीन पर आके गिर गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में सर जहां से छोड़ा वापस वहीं पे आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। अच्छा, मैंने इसको एक वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी वजह से ये ऊपर गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं? इसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं सेकंड वाली, व्हिच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेविटी वाली इक्वेशन है वो कैसे यहीं से मॉडिफाई हो जाएगी। सबसे पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट s ऑफ y इक्वल्स टू uy प्लस हाफ ऑफ ay स्क्वायर। मैंने ये सारी अंडर ग्रेविटी हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन सर 0 है, जहां से गया वापस वहीं पर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u है, टाइम टोटल जो लगा है उसे t लगा है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन क्या है, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है मेरा, g को वर्टिकली डाउनवर्ड है तो -g रखाना है, -g, और t क्या है मेरा, t स्क्वायर, राइट। अब जरा इसको यहां पर लेके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल्स टू, यहां से मैं t कॉमन ले लेता हूं, t कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा u माइनस हाफ ऑफ g और t। अब यहां से मेरे पास 2 बातें पता लग रही हैं, क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, तो एक तो t की वैल्यू 0 आ रही है, और एक अगर मैं यहां से देखूंगा विच इज u माइनस हाफ g t, वो अगर उसको 0 के बराबर रखूंगा तो t की वैल्यू मेरे को यहां से क्या मिल जाएगी, 2u अपॉन g। ठीक बात है, t की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, 2u अपॉन g। तो इस इक्वेशन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इस इक्वेशन से हमें सीखने को मिल रहा है सर, एक तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में 0 है। ऑफ कोर्स जब आपने उसको थ्रो किया ऊपर की तरफ वो टाइम 0 था, इनिशियल टाइम था, तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट ये है कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, ऊपर थ्रो किया गया, उसके बाद वापस पार्टिकल किस टाइम में नीचे की तरफ आया है, मतलब कितना टाइम वो हवा में रहा है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2u अपॉन g। समझ में आ रही है बात? ओके। उसके बाद मेरा दूसरा इंटरेस्ट इसी वाले केस में किस में है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। तो एक तो मेरा इंटरेस्ट ये पूरा हो चुका, जान लिया मैंने। बी, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए मैं इसकी सिर्फ ऊपर जाने वाली मोशन को कंसीडर कर लूं, ओनली जो ऊपर जाने वाली मोशन है। ऊपर जाने वाली मोशन में अगर आप देखोगे तो यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर ये खत्म हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी मैं यहां पर देख रहा हूं तो 0 हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, h max है।
तो जब मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो और डिस्प्लेसमेंट पता हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं देखूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको नहीं पता है वो इससे पहले वाला लेक्चर देख करके आइए, वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है दैट व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कैसे डिराइव किया और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे देखूंगा तो वेलोसिटी तो मेरा 0 हो चुका है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, एक्सेलरेशन को मैं देखूंगा तो यहां से मेरे पास 2 और a इज माइनस g और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है h max। तो यहां से मेरे पास h max की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये इधर जाएगा तो u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g. This is going to be the displacement, which is the maximum height which this object has attained when it is being projected in upward direction with initial velocity u. तो ये दो बातें मेरे को इस वाले केस में, ग्राउंड टू ग्राउंड केस में जाननी होती हैं। इसको आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई ये ड्राइव कर दो, और नहीं तो आपसे इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए, वो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम देखेंगे। अब इसके बाद में ये जब हमने सीख लिया तो इसके बाद हमें सीखना होता है व्हाट इज द सिमेट्री इन मोशन, क्योंकि सिमेट्री से भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब वो हम जरा देखते हैं, ये आप लोग समझ में गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में लेट्स डिस्कस द सिमेट्री ऑफ मोशन। मोशन के पास एक सिमेट्री होती है, सिमेट्री कैसी है उसको जरा मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। देखिए सिमेट्री में तीन चीजें आपको समझनी है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सिमेट्री के अंदर तीन चीजें आपको डिस्कस करनी है। कौन कौन सी, मैं आपको पहले तो ये बता रहा हूं कि लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट को हमने फिर से एक इनिशियल वेलोसिटी u देकर के ऊपर की तरफ थ्रो किया और वापस से वो जो है आके यहां पर गिर जाता है। ठीक है, तो पहली सिमेट्री ये कहती है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग टू सिमेट्री दिस इज सेड दैट टाइम ऑफ ascent इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा अपनी मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। टाइम ऑफ एक्सेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा था सर, टोटल टाइम लग रहा था 2u अपॉन जी। तो अगर दोनों को मैं आधे पार्ट में कर दूं, 2u अपॉन जी को आधा u बाई जी और उसका आधा u बाई जी, यानी कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो u बाई जी होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट भी u बाई जी होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी u बाई जी होगा, क्योंकि टोटल फ्लाइट का टाइम कितना था 2u अपॉन जी। तो आधा जाने में आधा आने में, ये पहली बात। दूसरी बात हमारी कहती है दैट डिस्प्लेसमेंट in symmetric time interval is equal, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो लेट्स से इसने चलना स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट किया तो यहां तक ये पहुंचा अपने फर्स्ट सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड लास्ट सेकंड का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट सेकंड का सिमेट्रिक सेकंड कौन सा है? लास्ट। तो फर्स्ट में जो डिस्प्लेसमेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड और लास्ट सेकंड में जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा कि सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके सेकंड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इसी तरीके से थर्ड का इसके थर्ड लास्ट के बराबर होगा। आप समझ रहे हो किस तरीके से सिमेट्री हो रही है कि जिसका अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो किया और उसके बाद वो वापस नीचे आ रहा है तो सिमेट्रिक टाइम इंटरवल में फर्स्ट का सिमेट्रिक लास्ट, सेकंड का सिमेट्रिक सेकंड लास्ट, थर्ड का सिमेट्रिक थर्ड लास्ट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन सेम अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ये हमारी सिमेट्री का हमारा सेकंड पॉइंट है। उसके बाद में अगर आप लोगों को थर्ड बात मैं आपको बताऊं तो दिस इज गोइंग टू बी इफ पार्टिकल crosses
any point at two different time intervals t1 and t2, then time of flight t equals to t1 plus t2। ये बात भी आप जरा समझ लीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था और जाने के बाद सर वापस भी आया है, ऑब्वियसली वापस आया है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है, यहां से पार्टिकल दो बार क्रॉस हुआ कि नहीं होगा, एक बार जाने में और एक बार आने में। जाते टाइम लेट्स से टाइम हो रहा था t1 और लौटते टाइम हो रहा था t2। अगर ये इस पॉइंट को दो टाइम इंटरवल्स पर क्रॉस किया, एक है जाने का और एक है आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t1 प्लस t2। कैसे? इस बात को जरा समझिए कि सर ऐसा कैसे हो रहा होगा। इसको समझाने के लिए मैं तुमसे ये कहूंगा कि देखो, अगर यहां से यहां तक जाने में लगा है टाइम t1, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है t1, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर बी, इसको इस पॉइंट से वापस आने में भी टाइम कितना लगेगा? t1। समझिएगा बात को, यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगा है कितना? t1। देन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसको इस पॉइंट से वापस आने में भी टाइम t1 ही लगेगा। मैं इस टाइम को जरा मेंशन कर दूं कि भाई साहब, ये जो टाइम है यहां से यहां तक आने का, इसको रेड से मैं दिखा रहा हूं, रेड से, रेड वाला जो है मुझे दिखा रहा है कि ये जो टाइम होगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी t1, क्योंकि इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा t1। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, ध्यान से सुनिएगा, कहां से, जहां से इसने स्टार्ट किया है वहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है? t2। इसको मैं अगर दूसरे कलर येलो से दिखा रहा हूं, किसने से? येलो कलर से दिखा रहा हूं कि ये जो है यहां से लेकर के और यहां तक आने में टाइम, जो पूरा टाइम है वो t2 लगा है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो टाइम है t2 है और ये टाइम t1 है, तो पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू बी t1 प्लस t2। मतलब पार्टिकल की सिमेट्री के दो पॉइंट्स मैंने यहां पर यूज किए। कौन कौन से? एक तो ये वाला कि अगर इतनी हाइट इसको ट्रेवल करने में लगा टाइम t1, तो वापस से इसको गिरने में टाइम भी t1 ही लगेगा। ओके, तो ये वाला टाइम मुझे मिल गया और मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता लग गया t2, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। तो ये इसकी सिमेट्री है। अगर इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प हो जाती है और हमको बहुत ही आसान तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। ठीक बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ फिर से मैं एक बार बता देता हूं 3 पॉइंट। एक तो है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम, इक्वल्स टू नीचे जाने का टाइम। ये बात आपको हमें पहले पॉइंट से पता लग रही है। सेकंड है कि डिस्प्लेसमेंट इन सिमेट्रिक टाइम इंटरवल इज इक्वल, फर्स्ट का लास्ट के बराबर, सेकंड का सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड का थर्ड लास्ट के बराबर। और तीसरा है कि पार्टिकल crosses any point at two different interval of time which is t1 and t2, and time of flight is going to be t1 plus t2। ठीक बात है, ये बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ले सकते हैं, जो भी हमने अभी तक सीखा उसके बेस पर। देखो, एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 12 सेकंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, पहले तो आप लोग खुद ही इसको सॉल्व कीजिए, जो अभी तक मैंने सिखाया उसके बेस पर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 12 सेकंड, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है मेरे को? t इज 12 सेकंड। यस, ऑब्जेक्ट नीचे से गया यहां से और जाते 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 वापस आके यहाँ पे गिर गया और इसको टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट बतानी है कि ये एक्चुअली में कितने हाइट तक ऊपर गया है, और एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, की मैंने इसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया होगा ऊपर की तरफ, ये बात हमको बतानी है। ठीक है, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे पास एक्सप्रेशन पता है, क्या था? 2u/g। 2u/g ये टोटल टाइम है, ये टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट नहीं है, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u/g अगर 12 है और यहां पर मैं g को 10 मान के चल रहा हूं, तो यहां से मेरे पास u कितना हो जाएगा? 12 × g अपॉन व्हाट? इट इज 2। तो क्या हो जाएगा ये? 6g, और g की वैल्यू 10 रख दूंगा तो 6 × 10, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब उसने पूछा क्या? मैक्सिमम हाइट बता दीजिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए hmax इज u² अपॉन 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, अभी ड्राइव किया हमने। तो u² यानी 60 × 60 डिवाइडेड बाई
2 इंटू जी इज 10, तो यहां से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, तो हमारे पास में 180 मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम हाइट। तो सिंपली आपने कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया, आपको बस पता था कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u/g के बराबर होता है और मैक्सिमम हाइट u²/2g के बराबर होती है। अगर आपको ये बात पता थी तो सिंपली आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। ठीक बात है, आगे बढ़ें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड सच दैट डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड। 5th सेकंड और 8th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर है, तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी, अगर 5th सेकंड मोशन का ऊपर जाने वाला टाइम होगा तो 8th सेकंड कहीं ना कहीं नीचे वाला टाइम होगा। मतलब अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो 5th सेकंड हमको इस वाले जाने के टाइम में मिलेगी, तो 8th सेकंड डेफिनेटली आने वाले जर्नी में हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है बाई सिमेट्री कि जो हमारा सिमेट्रिक टाइम इंटरवल्स होते हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होती है। मैं एक बार बता देता हूं यहां पे कि मान लो हमारे पास जो पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो किया गया है और ग्राउंड से थ्रो करने के बाद पार्टिकल जो है इस टाइप से ऊपर मोशन करेगा, यहां जाएगा और वापस गिरेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब मैक्सिमम हाइट के लिए आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, hmax इज u²/2g, मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, उसके लिए पहले जो गिवन है उसको जरा एनालाइज करें। तो उसने कहा कि पार्टिकल का जो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है और जो 8th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में बराबर है। अच्छा, तो जरा देखते हैं कैसे इसमें जर्नी हुई होगी। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड, 6th सेकंड, 6th सेकंड तक ये पार्टिकल ऊपर पहुंच गया होगा। कैसे पता लगा अभी बताता हूं। 6 के बाद अगला क्या आएगा, 7th सेकंड और फिर आएगा 8th सेकंड। 5th और 8th इनका आपस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि भाई साहब 5th ऊपर जाने का टाइम है तो 8th नीचे आने का टाइम होगा। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि इससे एक ऊपर और जाए 6th, और 6th का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 7th, 6 का सिमेट्रिक 7th है, 5th का सिमेट्रिक 8th है, 4th का सिमेट्रिक क्या हो जाएगा बताइए 9th हो जाएगा, 9th सेकंड, 3rd का 10th हो जाएगा और 2nd का 11th हो जाएगा और 1st का 12th सेकंड हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन देने से, सिर्फ 5th एंड 8th सेकंड का इंफॉर्मेशन देने से मेरे को एक्चुअली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया, विच इज द 12 सेकंड। बात समझ पा रहे हो? मैंने ये जो दो इंफॉर्मेशन दी उससे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर लिया कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। अब फिफ्थ का जो सिमेट्रिक है वो 8th है, उसने खुद ने कहा है क्वेश्चन में, तो वो तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल 6th सेकंड में ऊपर गया हो फिर उसने नीचे आना स्टार्ट किया हो। तो 7th सेकंड में पार्टिकल नीचे आएगा तो 6th का और 7th का आपस में बराबर हो जाएगा, 7th का बाद 8th का और 5th का आपस में बराबर है, 4 का और 9 का बराबर होगा, 3 का और 10 का बराबर होगा, 2 का और 11 का बराबर होगा, 1st का और 12 का बराबर होगा। यही है सिमेट्री। तो यहां से मुझे कहीं ना कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया, विच इज t इक्वल्स टू 12 सेकंड, दैट्स इट। अगर ये आपको पता लग गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा नहीं है जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली दे दिया था। तो क्वेश्चन पूछने के लिए वो जरूरी नहीं है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली देगा, वो आपको कुछ भी चीजें ऐसी बता सकता है जिससे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 सेकंड है। अब मैं यहां से किसको कर सकता हूं, आप लोग इसको जरा सॉल्व करके मुझे बता दीजिए। वैसे तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें भी शायद ये सेम ही क्वेश्चन हो गया है, बट फिर भी हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। t इक्वल्स टू 12 सेकंड दे रखा है, तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू 2u/g इक्वल्स टू 12 सेकंड, तो यहां से मेरे पास u की वैल्यू 12 इंटू 10/2 विच इज कमिंग आउट टू बी 60 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये हमारे पास में 60 है तो hmax कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 जो कि आएगा हमारा 180 मीटर। समझ में आ रही है बात? तो जो सिमेट्री ऑफ मोशन है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करती है क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए, ये बात भी आपको समझनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए जो भी हमने अभी तक सीखा उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से।
पहले तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप मेंशन कर लो, लिख लो। व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये मान लो अपने यहां तक इसको पहुंचना है, दिस इज इट्स एच मैक्स, ये हमारा माना इसका एच मैक्स है। इसने कहा जब इसका 1/2 पर पहुंचा, यानी कहीं यहां पर होगा, तो इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, नो 10 मीटर पर सेकेंड इसमें क्या, व्हेन इट हैज रीच्ड टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ डज द बॉल राइज, ठीक है, no, अब ball is thrown vertically upward, it has a speed of 10 meters per second when it has reached 1/2 of its maximum height। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो नहीं किया है, ये बोल रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड तब है जब अपनी ये मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस को कवर कर ली है। समझ में आ रही बात, यानी यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसको किसी वेलोसिटी u से थ्रो किया गया, और जब ये अपने h मैक्स के h/2 हाइट पर पहुंची तब इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। पूछ रहा है हाउ हाई, तो मतलब h की वैल्यू इसने पूछी है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। अब जरा आप इसको सोचिए और सॉल्व करके मुझे बताइए कि किस तरीके से आप इसको सोच रहे हैं। तो मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो 10 मीटर पर सेकंड, इसको मैं ले लेता हूं u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर ये h/2 है तो क्या ये h/2 नहीं होगा, दोनों ही h/2 होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट का हाफ है। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, कौन सी, विच इज द v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ओके, अब देखिए v तो 0 हो जाएगा, u² u इज 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है -g विच इज 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है बॉडी, ठीक है, तो ये -10 मैंने लिया, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई ऊपर की तरफ जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो प्लस लूंगा, तो विच इज गोइंग टू बी h/2, राइट। अब यहां से मेरे को, मैं इसको इधर ले आऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10h इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 10h इधर आएगा, तो दिस इज 100 का स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर विच इज 100, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/10, 10 से 10 कट जाएगा, तो h इज गोइंग टू बी 10 मीटर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। तो यहां पर मैंने किस तरीके से जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको ब्रेक किया। उसने कहा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ द हाइट कवर कर चुका है उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ कितनी हाइट वो ऊपर तक जाएगा, तो उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया सिंपली, और हमने आंसर बता दिया। ठीक बात है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, A ball is thrown vertically upward, नीट 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। A ball is thrown vertically upward with a speed u. The distance covered during the last t second of its ascent is. Ascent में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा लास्ट टी सेकंड में, लास्ट टी सेकंड में इसने कितना, एसेंट का मतलब होता है ऊपर जब जा रही है तब बताना। यानी बॉल को हमने वर्टिकली अप थ्रो किया ऐसे, ठीक है, और उसके बाद वो यहां पर वापस आने के बाद वापस आने लगती है, तो ये हमारा एसेंट होता है और ये हमारा डिसेंट होता है। ये आपको मैंने अभी बताया ही है, एसेंट। तो जब ये बॉल यहां पर गई तो लेट्स से लास्ट टी सेकंड में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, लास्ट टी सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में इतना है, तो एक टाइम इंटरवल में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि सेम टाइम इंटरवल में इसका जो डिसेंट वाला है उस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? भाई लास्ट टी सेकंड एसेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट टी सेकंड ऑफ डिसेंट के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, गिरने के टाइम गिरने का जो डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर होगा। तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, यहां लेकिन मुझे पता है कि इस बॉल के पास जो हमारी यहां पर इनिशियल यानी v जो है 0 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है फर्स्ट टी सेकंड का गिरने का। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पता कर लूं तो वही इसके बराबर होगा। अब वो कैसे पता करूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के, विच इज sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर, राइट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट ये तो मुझे निकालना ही है, uy इस वाले केस के लिए तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूंगा तो 0 हो जाएगा, प्लस नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूं तो उसने क्या पूछा है, दैट डिस्टेंस, हाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ है, लेकिन उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है सिर्फ, तो प्लस हाफ ऑफ a by s माइनस जी एंड टी स्क्वायर। तो यहां से एस वाई कितना आ रहा है
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसने क्या पूछा है हमसे, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है, तो डिस्टेंस जस्ट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो कि हाफ जी टी स्क्वायर, यानी दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आप समझ में आ रहे हो किस तरीके से सिमेट्री वाली चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है कि भाई साहब जो हमारा इसका लास्ट टी सेकंड का जो एसेंट का डिस्प्लेसमेंट है वो इसके डिसेंट के फर्स्ट टी सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में या डिस्टेंस के। तो उस तरीके से हमने इसको यूज किया और सिंपली इस क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड हाउ डिड बी अप्रोच टू दिस। उसके बाद में हम केस 2 की बात कर रहे हैं, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। अब देखिए, अब हम दूसरे केस पे आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे। मानो कि यहाँ पर ये हाइट है और यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, u इसकी 0 दी गई। अब ये जो u जब 0 दी गई तो इसके बाद में आता है और आकर के जो है इस अर्थ से जाकर के वहां पे गिर जाता है। ठीक बात है। अब इसमें मुझे चीजें जो सीखनी है वो दो बातें हैं। कौन कौन सी? वही कि एक तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आया और इसकी हाइट हमें पता होती है कि भाई किसी भी बिल्डिंग पर ये जो है या किसी टावर पर जो h हाइट का है उस पर चला गया और वहां से इसको ड्रॉप किया गया है। तो अब बताओ क्या नंबर एक बात, पहले तो ये बताओ ए कि इसकी वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से हिट कर रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी तो हमने 0 दे रखी है, लेकिन गिरेगा तो गिरने से पहले जस्ट वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा अर्थ को, वो हमें मतलब जाननी होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर मुझे v फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है। तो बताइए कौन सी इक्वेशन लगा दूं, थर्ड इक्वेशन विच इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर वेलोसिटी मुझे निकालनी है फाइनल, ऑफ कोर्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और उसके बाद में अगर मैं देखूंगा तो 2 और एक्सेलरेशन यानी माइनस जी। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो उसको मुझे कैसे रखना चाहिए, उसको मुझे रखना पड़ेगा विद सर्टेन नेगेटिव साइन, यस और नो। तो जब ऐसा मैं रखूंगा तो यहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा माइनस एच। तो यहां से मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v आ जाएगा अंडर द रूट 2gh। ये होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट। दूसरा मुझे इसमें क्या जानना होता है, दूसरा मुझे इसमें जानना होता है कि ये कितने टाइम में इसमें आकर हिट करेगा, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे से ऊपर से नीचे आने में। तो उसको हम टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम मुझे निकालना है, टाइम। अब देखिए मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लूं तभी तो मैं टाइम के पास जा पाऊंगा। तो सेकंड इक्वेशन कहता है दैट sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ऑफ ay स्क्वायर, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ऑफ कोर्स दिस इज माइनस एच, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है भाई, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इट हैज टू बी नेगेटिव, तो माइनस एच। uyt ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ay इज अगेन माइनस जी एंड ऑफ कोर्स टी स्क्वायर। तो माइनस जी से ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h अपॉन g इज माई टी स्क्वायर एंड देयरफॉर यहां से आप इसको यहां लिख रहा हूं, t इज गोइंग टू बी अंडर द रूट 2h अपॉन g। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम एट विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, और ये क्या है हमारी वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। ये वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। समझ में आ रही है बात। तो ये दो चीजें मुझे ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट के केस में फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक बात है। अब अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो इससे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के, कि जितने ऊंचे से आप फेंकोगे उसकी हाइट उतनी ही ज्यादा, जितने ऊंचे से आप फेंकोगे उसकी वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट उतनी ही ज्यादा होगी। और टाइम भी हाइट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली। अगर आप ज्यादा ऊपर से किसी ज्यादा ऊंचा टावर है उससे कोई चीज फेंकोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और उसकी जो वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट है वो भी ज्यादा ही होगी। ठीक है। अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए 20 मीटर हाइट टावर, मतलब एक बॉल है, इसको 20 मीटर हाइट टावर से रिलीज किया गया मतलब ड्रॉप किया गया, वही बात है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 का केस है। तो यहां पर हमने इस बॉल को 20 मीटर हाइट का एक टावर है, कितना 20 मीटर, और इसको
u इक्वल्स टू 0 दे करके किसी बॉल को रिलीज कर दिया गया तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द बॉटम एंड स्पीड एट द ग्राउंड। ऑफ कोर्स सिंपल वही करना है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले तो क्या पूछा है इसने, टाइम लगाना है। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला था, अंडर द रूट 2h अपॉन g। तो t कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाइट कितना है 20 और g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो यहाँ से मेरे पास 2 सेकेंड्स, यानी कि अगर इसको हमने बॉल को एक 20 मीटर हाइट टावर से रिलीज किया तो गिरने में उसे 2 सेकेंड लगेंगे। उसके बाद में उसने कहा कि व्हाट इज द टाइम एंड स्पीड। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड कितनी पर ये हिट करेगा वो अभी भी देखा था हमने, विच इज 2gh। तो यहाँ से 2 इंटू जी इज 10 और टू h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 20। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा कितना 400, तो विच इज गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। तो ये हमने सिंपली निकाल दिया किस केस में, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड एक किसी टावर से किसी हाइट से रिलीज किया गया है। सिंपल है ये, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, दैट two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights of 16 centimeter and 25 मीटर। एक्चुअली ये 16 मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं है। 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, मतलब कि दो बॉल है, एक का मास 1 kg है और एक का मास 3 kg है और उनको डिफरेंट हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है। तो अभी तक जो भी हमने एक्सप्रेशन पढ़े, क्या कहीं पर भी उसमें आपको ये लग रहा है कि मास आया है टाइम ऑफ फ्लाइट में? नहीं आया ना। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, मतलब उसने कहा कि देम टू रीच द ग्राउंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो टाइम के लिए तो सर जो हमने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा है विच इज अंडर द रूट 2h अपॉन g, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम। तो सर ये तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यस और नो। तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन से ये कह सकता हूं क्या, दैट t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू अंडर द रूट h1 अपॉन h2? सीधा इसको लिख सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर द रूट h1 अपॉन h2। तो यहां से अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं टाइम का रेशियो, तो पहले की हाइट हमारी कितनी है 16 मीटर है, ओके। दूसरे की कितनी है 25 मीटर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हमने ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, जो उसमें से कुछ प्रीवियस क्यूज थे, और पूरे के पूरे टॉपिक को कुछ स्लाइड्स के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं क्योंकि अभी हमको यहाँ पर रुकना होगा, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि क्या क्या हमने अभी तक सीखा है। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन और जो जीत देखा था आप लोगों को, मैं यहाँ पर एक बार साइन कन्वेंशन भी किया है हमने, और इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किया। फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन देखा कि किस तरीके से हमें साइन लेना है। फिर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइप्स देखे, इसमें से हमने 2 अभी डिस्कस किए। जो अगला वाला रह गया इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। उसके बाद में आप देखिए मोशन का मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी होती हैं वो देखा। उसके बाद में सिमेट्री को डिस्कस किया, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने जो क्वेश्चंस हैं वो किए, और इन क्वेश्चंस के हेल्प से हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी तक जो भी आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो सारे आई होप नोट्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए पहले इसको अच्छे से समझिए, इसके नोट्स बनाइए, और कोई भी अगर डाउट आपका हो तो उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, सो दैट आई कैन टेक इट एंड आई कैन आंसर इट सीरियसली। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।